Hello students, today we are going to start our chapter of geography, chapter 5, industries. First of all, we will take its important terms. First one is industry, an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने आपको अर्लियर चैप्टर्स में भी बताया था इकोनॉमिक का मीनिंग. इकोनॉमिक मीन्स जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जो पैसे से रिलेट होती है. तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें पैसा मिल सकता है. तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स जिसमें हम मिनरल्स निकाल सकते हैं, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है. फिर देन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विच यूज़ देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. जो रॉ मटेरियल्स हमें एग्रीकल्चर बेस से मिलते हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. जैसे मान लो हम शुगर बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्री है शुगर की, तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए शुगर केन, एंड फ्रॉम वेयर वी विल गेट इट फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई वो कि जो कि रॉ मटेरियल्स लेती हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से. Then is mineral based industries which use raw materials obtained from minerals and rocks. जो इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल मिनरल्स या रॉक्स वगैरह से निकालते हैं वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं. देन इज़ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ विच यूटिलाइज आर्टिकल्स फ्रॉम सीज एंड ओशंस एज देयर रॉ मटेरियल्स. जो इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल्स सी से या ओशन से लेते हैं उनको हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. जैसे जो ये फ़िश ऑयल की जो टैबलेट्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, वो सब अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं, सी से लेते हैं, फ़िश से ऑयल निकालते हैं वो लोग. ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. देन कम्स फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स. जो इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स से अपना रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं दोज आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. जैसे जो फर्नीचर बना रहे हैं, जो पेपर बना रही है इंडस्ट्रीज़, ये सब कहाँ से लेते हैं, वुड से लेते हैं. और वुड कहाँ से मिलता है हमें, लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट से मिलता है. तो दीज इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. देन कम्स large scale industries in which capital investment is large. capital investment क्या होता है, capital means पैसा, और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़े अमाउंट में जब लगाया जाता है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. देन कम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ स्मॉल. जिसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल होता है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. मतलब जिसमें एम्प्लॉयज़ भी हमें कम चाहिए, पैसा भी थोड़ा कम चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें कम चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो सेटअप होता है, कोई फर्नीचर है, मशीन्स हैं, टूल्स है, ये सब हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है. तो जब हमारा ये इन सब का अमाउंट स्मॉल होता है तो दैट कम्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. व्हेन इट इज़ लार्ज, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ लार्ज, इट विल नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. Then comes public sector undertakings. Industries owned and run by the government or its agencies for the welfare of the people. जो इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल या रन की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू या उन्हीं के एजेंसीज से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के लिए जब कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है और गवर्नमेंट ओन्ड होती है, वो मतलब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है, तो दैट इज़ नोन एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग्स या इंडस्ट्रीज़. और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ owned and run by individual or groups of individuals for profit. और जब जो इंडस्ट्रीज़ है अंडर कंट्रोल होती है किसी वन पर्सन के या ग्रुप ऑफ पीपल के, तो दोज इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, और वो मेनली प्रॉफिट के लिए ही इस्टेब्लिश की जाती हैं. देन कम्स
joint sector industries, industries owned and run by the state and individuals or group of individuals. ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हैं और मतलब जैसे साझा करके करी जाती हैं, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में भी हैं, दोज आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़. Then comes cooperative sector industries, industries owned and operated by the producers or suppliers of raw materials. जो industries हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं उनके कंट्रोल में होती हैं या उनके थ्रू चलाई जाती हैं, दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. Then is smelting, the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond their melting point. Smelting एक process है in which we melt the ores beyond their melting point and the metals are extracted from them. So that process is known as smelting. Now comes industries. Industries को backbone of इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्यों कहा जाता है? अगर किसी भी कंट्री की हमें इकोनॉमिक पावर देखनी है या इकोनॉमिक स्टेटस देखना है या प्रोग्रेस देखनी है, तो वी विल फाइंड आउट अबाउट द इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इन दैट कंट्री. तो इंडस्ट्री इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडर विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर. इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. और गुड्स कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके फिर उनको प्रोसेस किया जाता है एंड देन अ न्यू यूजेबल प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल गुड्स बाय डिफरेंट मीन्स. दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी. इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. एग्रीकल्चरल चैप्टर में मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई थी 3 तरह की: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. तो इस इंडस्ट्रीज़ में जो हम बात कर रहे हैं, इन दिस वी टेक ओवर अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स के थ्रू हम न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूजेबल प्रोडक्ट बनता है जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं. वो और अ मैन्युफैक्चरिंग चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन यूजफुलनेस ऑफ दीज गुड्स their value in the market is more than that of the raw material. और अब क्योंकि एक नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है जिसका यूज़ ज़्यादा है और जो कि रॉ मटेरियल्स से अच्छा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है. जितना अमाउंट हमारे रॉ मटेरियल का था उससे अमाउंट बढ़कर हमारा फिनिश्ड गुड्स का होता है. मींस जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है, तो इसलिए उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है. जैसे क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन. अब क्लोथ्स की कोई इंडस्ट्री है तो वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे, कॉटन यूज़ करेंगे, एंड दैट कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल बट क्लोथ्स आर द न्यू प्रोडक्ट विच आर देन सेलेबल फॉर मार्केट. और उसका जो क्लोथ्स का अमाउंट होगा वो रॉ मटेरियल मीन्स कॉटन से के अमाउंट से ज़्यादा होगा. Here, clothes are more useful than cotton, which is used as a raw material in the industry. The market value of cotton is less than that of cloth, जो आपको मैं समझा चुकी हूँ. Thus, it is evident that natural resources are converted into useful resources by industries, resulting in the increase in the economic utility of the resources. और इसलिए ये क्लियर है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो कि हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल रिसोर्सेज. जो कि यूजफुल रिसोर्सेज क्या बन गए? जो न्यू प्रोडक्ट्स बने हमारे. by industries, resulting in the increase in the amount of the economic यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. तो जो इकोनॉमिक उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है वो बढ़ गई जब हमने उसका प्रोडक्ट बनाया. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज दैट स्टील इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन और. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स एंड द न्यू प्रोडक्ट्स वी फॉर्म इन द इंडस्ट्रीज. Utensils from aluminium, wire from copper, furniture from wood, etc. All these are examples. Industries are of different types and sizes. Industries in a particular area develop according to the needs of the human beings.
जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डेवलप करने के लिए उसको कुछ लोकल नीड्स की ज़रूरत होती है ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब उसको मैनुअली चलाया जाता है, मशीन्स के थ्रू तो चलाया जाता है, लेकिन उन मशीन्स को ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स करेंगे। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज़ असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी कंट्री की हमें इकोनॉमिक स्टेटस देखना है या प्रोग्रेस देखनी है तो वी हैव टू कंसिडर अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ दैट कंट्री. We call Japan a developed country because the industries there lay emphasis on ultra-modern technology and thus useful and highly sophisticated goods are manufactured from raw materials. अब जापान को हम डेवलप्ड कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं जैसे जापान हो गया या ये अमेरिका हो गया, तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा हाईली अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं और जिससे कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हाईली सोफिस्टिकेटेड गुड्स में प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी यूटिलिटी और उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़े स्केल्स पर होती हैं. और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं दे हैव लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस, और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, वी हैव लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस. हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो थोड़ा कम है, लो लेवल पर है. इंडस्ट्रीज नॉट ओनली मैन्युफैक्चर गुड्स बट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. अब इंडस्ट्रीज़ खाली गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस करती, वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी देती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं. अब जब एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा लोगों का तो क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ेगी. जब इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा अपनी कंट्री का, किसी भी कंट्री का. तो जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उसकी इकोनॉमिक, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा. So that's why it is said above that industries are the basis of the economic progress of a country. चलिए, the strength of the economic condition of a country can be assessed by the number, type and annual production of industrial units set up in that country. और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन हम असेस कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द नंबर कि कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं किसी कंट्री में, किस तरह की, किस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, या किस तरह का प्रोडक्शन उस इंडस्ट्रियल यूनिट्स में होता है, या किस तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में है. ये सब हमें किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताते हैं. नाउ अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और इंडस्ट्रीज़ से इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ होती कितने टाइप्स की हैं या किस बेसिस पे क्लासीफाई की जा सकती हैं. Industries can be classified on different bases. They are on the basis of raw materials, on the basis of size and on the basis of ownership. 3 बेसिस होते हैं इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज करने के लिए. सबसे पहला रॉ मटेरियल, उसके बाद साइज़ और उसके बाद ओनरशिप. मतलब रॉ मटेरियल मतलब किस तरह का रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है. अब जिस तरह का रॉ मटेरियल होगा उस तरह की इंडस्ट्री बन जाती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल we will discuss in detail all the 3 after this topic. Then on the basis of size, किस तरह की, कितने बड़ी या कितनी छोटी इंडस्ट्री है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. और ओनरशिप होता है कि किसके अंडर में या किसके कंट्रोल में वो इंडस्ट्री है, किसके ओनरशिप में है. First one comes on the basis of raw materials. Availability of raw materials is a major factor in determining the location of industries. किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन सेटअप फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. अगर रॉ मटेरियल वहाँ पर इजीली अवेलेबल है तो वो इंडस्ट्री अच्छे से फ्लरिश करेगी. फ्लरिश मीन्स अच्छे से
प्रोग्रेस करेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल वहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो जो कि हमें बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए फिर जो इंडस्ट्री फ्लरिश करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए लोकेशन देखनी बहुत ज़रूरी है, और वो लोकेशन हम वही फाइंड आउट करते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है। Agricultural products and minerals are the main raw materials which are converted into useful articles with the help of machinery and technology. जो main raw materials use होते हैं वो हैं agricultural products या फिर minerals. Thus, on the basis of raw materials, industries can be classified into following types. अब आगे जो types आपको बता रही हूँ वो हैं industries की classification on the basis of raw materials. किस तरह का ये industries raw material use करती हैं तो उनको क्या कहा जाता है। First one is agro-based industries. Industries obtaining raw material from agriculture are called agro-based industries. जो industries agriculture से अपना agricultural produce से अपना raw material लेती हैं वो हमारी agro-based industries होती हैं। For example, sugar industry is an agro-based industry because it manufactures sugar by using sugar cane, which is an agricultural product. आपको मैंने जब important terms करा रही थी तब भी मैंने आपको agro-based industry के बारे में ये example दिया था कि जो sugar industries होती हैं वे अपना जो raw material हैं they take from sugar cane, that is an agricultural produce. Other examples of agro-based industries are कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। ये सब हमारा जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सब हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से ही मिलता है। नाउ classification of industries we can understand through a flow chart which I have shown in the video. First one is type of raw materials, second one size of the industries, and third one is the on the basis of ownership. तो आप अब टाइप समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स चार तरह की हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इन सब के एग्जाम्पल्स एग्रो बेस्ड क्लॉथ, sugar, food items, etc. These are the examples of agro-based industries because they use their raw materials from the agricultural produce. Next comes forest-based industries. For example, paper, furniture, lac, resin, etc. All these industries use their raw materials from the forest. Next comes mineral-based industries like iron and steel, automobiles, etc. All these industries use their raw materials from minerals by the extraction of minerals and from their ores and rocks, etc. Marine-based industries, example fish oil, seafood, etc. All these industries use their raw materials from sea or marines. That's why they are known as marine-based industries. Next comes on the basis of size of industries. Large scale, there are three types of industries on the basis of size: large scale industries, small scale industries and cottage industries. इनको भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स में समझा चुकी हूँ डिटेल में कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज अमाउंट में किया जाता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स एम्प्लॉयज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सब हमारा लो स्केल पे होता है, स्मॉल स्केल में होता है. Cottage industries, they are very small industries which are opened by the people by joining individuals and with a very low amount of capital investment and employees. So examples of large scale industries, example आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारी बहुत बड़े स्केल पे बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़. सेकेंड कम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लाइक बेकरी, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लाइक हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, मेकिंग ऑफ शॉल्स एंड मैट्स एक्सेट्रा. ये सब हमारी ओनरशिप बेसिस पर
इंडस्ट्रीज हो, साइज बेसिस पर इंडस्ट्रीज हो गई. नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंडर में होती है और दे आर फॉर प्रॉफिट. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दे आर ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर जो जॉइंट उस करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज SAIL, ONGC एट्सेट्रा. नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हिंडाल्को, टिस्को एट्सेट्रा. कोऑपरेटिव सेक्टर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसको हम अमूल कहते हैं, अमूल कंपनी, सुधा डेयरी एट्सेट्रा. एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज एट्सेट्रा. तो ये सब हमारे एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है एक शॉर्ट में कि किस बेसिस पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी वर टेकिंग इन डिटेल सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. मैंने आपको जैसे अभी समझाया ऊपर, इंडस्ट्रीज विच यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. For example, industries which manufacture paper, furniture, cardboard, resin, etc. Forest-based industries can also be categorized as agro-based because they are also related to vegetation. अब क्योंकि ये vegetation से related है इसलिए इनको agro-based industries भी कहा जाता है. Agro-based and forest-based industries can together be called as vegetation-based industry. जब agro-based और forest-based industries together काम करते हैं तो उनको हम vegetation-based industries कहते हैं. Next, third type of industry on the basis of raw material is mineral-based industries. Industries which use raw materials obtained from minerals and rocks are known as mineral-based industries. For example, the manufacture of iron and steel items, utensils, aluminium doors, cement, machinery, etc. are all mineral-based industries. Fourth one comes marine-based industries. Industries which utilize articles from seas and oceans as their raw materials are called marine-based industries. For example, manufacturing fish oil and processing seafood etc. are marine-based industries. इन सब की डिटेल आपको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा चुकी हूँ. Next comes the type of industry on the basis of size. Industries may be classified into 3 types: large scale industries, small scale and cottage industries. First comes large scale industries. Some units are quite large in terms of the number of employees and the capital investment. मैं आपको शॉर्ट में समझा चुकी हूँ कि large scale industries are the industries which need capital investment in large amount. अब वो capital investment क्या होता है? एम्प्लॉयज़ हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या पैसा हो गया, फाइनेंशियल एड हो गई या फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गए, ये सब हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है सब हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है. तो ये सब क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में? इट इज़ ऑन वेरी लार्ज स्केल. दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, रेल कोचिंग बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग एट्सेट्रा बिलोंग टू दिस कैटेगरी. ये सारी ही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बिकॉज वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट कम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Paper manufacturing, manufacture of plastic goods, bakery products, dairy products, etc. are small scale industries. They only have a few employees and amount of investment, capital invested is not very large. Small scale industries में जो capital investment होती है बहुत बड़े scale की नहीं होती है. It is a small level
of investment. In India, small scale industries have greater importance. और इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सके, तो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इस्टेब्लिश करते हैं. Next comes cottage industries. Certain industries are run by a few people at small places, such as making of matchboxes, candles, mats, toys, handloom cloth. All these are the examples of cottage industries. So you have to learn the examples of each and every type of industry, whether they are based on raw materials or based on size or based on ownership. You must remember the examples of these types of industries. Such industries are known as cottage industries and they do not require much capital. और इसमें और भी कम investment होती है, capital investment. Now third comes the type of industry as on the basis of ownership. On the basis of ownership and management, an industry is owned by an individual or a company controlled by the government, run jointly or run on a cooperative basis. अब फर्स्ट कैटेगरी हो गई इसकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़. जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर द इंडस्ट्रीज़ विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स फुल कंट्रोल. इस पर जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एंड दे आर ऑन द बेसिस मीन्स दे नीड लार्ज amount of capital investment and they are for the welfare of the people. लोगों की भलाई के लिए ये इंडस्ट्री शुरू की गई हैं. प्रॉफिट तो जो है वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भला होना चाहिए उस चीज़ से. These industries are called state-owned or public sector industries. Examples are Steel Authority of India Limited, SAIL, Hindustan Machine Tools, HMT, Oil and Natural Gas Corporation, ONGC. Next comes private sector industries. Private sector industries are the industries under the control of an individual or company come under the category of private sector industries. मैंने आपको जैसे पहले समझाया था कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं फॉर द प्रॉफिट, दे आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. एग्जांपल्स डाबर इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसे हम कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. Next comes cooperative sector industries. These industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स या दोनों के थ्रू, तो उनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आनंद, गुजरात, जिसे हम अमूल कंपनी कहते हैं. ठीक है. देन कम्स लास्ट वन इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड रन बाय द स्टेट and an individual or a group of individuals are called joint sector industries. जो इंडस्ट्रीज़ हमारे गवर्नमेंट के और कुछ लोगों के जॉइंट कॉन्टैक्ट से के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं, दोज आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़. For example, Maruti Udyog Limited, Cochin Refineries Limited, etc. These are the examples of the joint sector industries. अब हमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ तो समझ आ गया कि किस इनकी इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है और कौन कौन सी इंडस्ट्री कौन कौन से बेसिस के अंडर आती हैं. नाउ कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, कि किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह की लोकेशन होनी चाहिए. ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि अगर हमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो किस तरह के फैक्टर्स चाहिए होते हैं इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए. ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज गिवन. फर्स्ट इज फिज़िकल फैक्टर्स एंड द अदर वन इज़ ह्यूमन फैक्टर्स. फिज़िकल फैक्टर्स में आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ऑल दीज 4 types of availabilities comes under the physical factors for the location of an industry. Next is human factors, जो human के through factors apply होते हैं. Those are
capital, labor, transport, market and government policies. All these come under human factors. तो दो तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी किसी भी इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लोकेशन के लिए. ठीक है. तो इस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री is in a particular area depends on a number of factors like availability of land, water, raw materials, energy resources, means of transport and communication, labor and market demand. ये सब हमें एक तरह के फ्लो चार्ट में थोड़ा सा हिंट मिल गया. Next in detail we will study about physical factors of that affect the location of an industry. First comes the availability of land. For the establishment of industries, vast plain areas are required. अगर हमें industries flourish करनी है तो they are mostly established on the plain areas. क्यों? क्योंकि अगर हम हाईली माउंटेनियस या रफ एरियाज़ पे हम अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं तो फॉर देम द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिकम्स वेरी हाई, जिसकी वजह से हमें इनकम होने की बजाय हमें लॉस ज़्यादा हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्लेन एरियाज़ पर इस्टेब्लिश की जाती हैं. नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. Availability of raw materials and energy resources are both very important for the location of industries. Though advanced means of transport are available in the modern age, yet industrialists desires that industries be established near both or at least one of these factors. जो भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं उसके लिए ये ध्यान रखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है वो उसके पास में हो या जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो भी हमें ईजिली अवेलेबल हों. In particular, heavy and large scale industries like iron and steel, which use raw materials, iron ore as well as energy resources, coal, in huge quantities should be located in areas where these resources are abundant so that the cost of transport is reduced. Mainly यही एक फैक्टर है कि जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट के लिए लोकेशन फाइंड आउट की जाती है वो मेन कारण यही होता है कि जो उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ रही है वो हमें कम पड़े. क्यों? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, हमें अपने फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. तो अगर हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हमारी इनकम या प्रॉफिट कम होगा. तो इसलिए ऑल दिस इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द एरिया वेयर the raw materials and the energy resources are easily available. In India, the textile industry is mainly these are the examples which are given to you that which kind of industries are situated where and why. In India, the cotton textile industries is mainly concentrated in Mumbai and Ahmedabad because cotton is grown in the adjoining areas. क्योंकि इन एरियाज़ के आसपास कॉटन ज़्यादा उगता है, इसलिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कपड़े की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारी मुंबई और अहमदाबाद में ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं. Similarly, due to the easily availability of iron ore and coal, iron steel industries in India are located in Chota Nagpur plateau and the nearby regions. यही कारण है कि आयरन ओर और कोल की अवेलेबिलिटी के कारण ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लाटो या उसके आसपास के रीजन्स में इस्टेब्लिश की जाती हैं. Next example is sugarcane produced in large areas around western Uttar Pradesh account for an abundance of sugar mills in that region. इसलिए उत्तर प्रदेश में जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो बहुत सारी हैं, लार्ज स्केल पर हैं. Next, third is availability of power. Third factor which affects physical factor which affect the location of industry is availability of power. Power is an essential for industries to run smoothly. Coal, electricity and petrol are the major sources of power. Availability of power is very much important for the country to run smoothly, ताकि जो ब्रेकअप है इंडस्ट्री में कोई ब्रेकअप ना हो, काम में प्रोडक्शन ना रुके, तो उसके लिए हमारे पास पावर होना बहुत ज़रूरी है. और पावर कम्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फोर्थ कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर.
Availability of water is another important factor affecting the location of an industry.